Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री मेंटोर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो नाम लग रहा है ना टेक्निकल, वैसे कुछ है नहीं इसमें टेक्निकल, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में पढ़ेंगे और इजी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आएगा न्यूमेरिकल टाइप ही या फिर स्टेटमेंट टाइप भी आ सकता है, सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो वो चीजें हम देख लेंगे। और जो एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आता है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, प्राइम इंपॉर्टेंस का होगा, ध्यान देंगे अभी, लाइक आज के सेशन में नहीं, आगे भी जब आप कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें भी वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला था इस पर्टिकुलर थ्योरी से या इसके कंक्लूजन से। क्लियर है? चलिए नीट मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज मिलेगी जो आपको, वो है कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है भाई? लेक्चर्स। ठीक है, वो आपको मिल गए। दूसरी चीज क्या होगी? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब DPPs आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, सॉल्व करना है, जो कुछ भी पढ़ा है लेक्चर में उसको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए फिर आती है बात सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस भी आपको DPPs के मिलेंगे ताकि आप चेक कर लें अपनी अप्रोच किस तरह से है। फोर्थ चीज है चैप्टर वाइज MCQs या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे काफी सारे, ताकि आपकी प्रैक्टिस धमाधम चलती रहे। ओके, फिर आती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हर टॉपिक से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जरूर करते हैं, मतलब चैप्टर के एंड में या फिर इन दी एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए यार कि किस टाइप की चीजें हमसे पूछी जाती हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसकी एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बन रहा है मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल A1 चल रही है, सही चल रही है। ठीक है, चलिए डाउट सॉल्विंग सेशंस या इंटरैक्टिव सेशंस रख लिए जाते हैं रेगुलरली, क्योंकि भाई इंटरेक्शन बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपडेट, आपकी क्वेरीज, डाउट्स हम तक आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या बताती हैं, लाइक मतलब एक इंटरेक्शन बना रहता है यार, तो इसीलिए डाउट सेशंस रेगुलरली डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं, ताकि हमारी आपकी बात हो सके। इसके बाद आता है टेस्ट पेपर, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि कुछ अपडेट है, कुछ किसी तरह का चेंज है, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। इन लाइक अदर वे में अगर आप NTA से अपडेटेड हैं, NTA वेबसाइट से, बहुत अच्छी बात है, वरना ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। अगली चीज़ है भाई चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, तो भूलेंगे नहीं कि ये एक रिविजन है, तो ये चीज़ें स्किप करके डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आना है सोचकर कि एक बार में तो पूरा चैप्टर कवर हो ही रहा है, तो क्यों ना आसान चीज़ की तरफ जाया जाए। आसान चीज़ भाई बहुत मुश्किल लगने लगेगी अगर सीधे इस पर आ गए ये सारी चीज़ें स्किप करके, तो है ना, क्योंकि यहाँ पर हम रिविजन करते हैं। रिविजन कब होता है? जब एक दो बार चीज़ें पढ़ ली हैं। क्लियर है? चलिए फिर आएगा आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है, वी कैन से। नाउ स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ। भाई बहुत ही प्यारी थ्योरी थी, बहुत ही अच्छी थ्योरी थी, समझते हैं। सी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था। ठीक है, अब इसका नेचर यहां पर क्या बोला जा रहा है? पार्टिकल नेचर। P फॉर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, P फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब आगे आगे ऐसे चलती गई स्टडीज, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका पार्टिकल नेचर डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब वो कैसे हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट सब कुछ आज जानते हैं। चलो सबसे पहली चीज क्या है? देखो इस चीज की तरफ हम बढ़े कैसे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ हम बढ़े कैसे? कोई भी एक नई थ्योरी आई है, मतलब पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वी कैन से सबसे पहला स्ट्राइकिंग पॉइंट ये था कि हमने क्या मान लिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मान लिया था।
लाइक वो वेव्स हैं, यही पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, यही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका कैसा नेचर है भाई, वेव नेचर है इनिशियली, ये हमें अभी तक पता था। फिर आ गया भाई पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसने बताया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया, है ना। लेकिन फिर देखा गया कि ये जो वेव नेचर है ना यार, ये कुछ चीजें जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। क्या क्या देखो, some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by wave nature of electromagnetic radiation। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, ये पार्टिकल ये वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो फिर नीड आई कि कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है, कुछ तो गड़बड़ है। स्टडीज हुई फिर, ठीक है, फिर डेवलप हुई हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने बताया कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एग्जिस्ट करता है। सम अप करके सीधे सीधे बात ये बोली जा सकती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक तो इसका नेचर कैसा है, पार्टिकल, नॉट पार्टिकल, अभी कैसा नोन है, वेव नेचर। अभी कैसा नोन है भाई, वेव नेचर। दूसरा हमें क्या पता है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पार्टिकल नेचर की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब सम अप करके इस चीज से बात क्या निकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दोनों नेचर शो कर पा रहा है ये। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर है। कुछ चीजें वेव नेचर जस्टिफाई कर रहा है, जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अब वो क्या होता है मैं बताती हूं अभी। बाकी पार्टिकल नेचर से कुछ चीजें जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि वो चीजें वेव नेचर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ एनी वेव। जब कोई ऑब्स्टैकल किसी वेव के रास्ते में आता है तो वो बेंड कर जाती है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था भाई इंटरफेरेंस का। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किस तरह से डिफरेंट है, या हम इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा जो है एक वेव सोर्स है, या वेव्स इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, वेव्स आर ट्रैवलिंग। फिर क्या हुआ कि एक स्लिट आई या ऑब्स्टेकल आया इनके रास्ते में, तो ये क्या कर गई भाई, डिफ्रैक्ट कर गई। ठीक है, अब इस तरह से ये जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। अभी सिंगल स्लिट था, अब क्या हो गया, हमने दो स्लिट्स लगा दी, इस तरह से दो स्लिट्स लगा दी। तो अब इन वेव्स का फर्दर क्या होगा, फर्दर बेंडिंग होगी, है ना। तो ये कुछ इस तरह से डिफ्रैक्ट कर जाती हैं, और फिर ये जो चीज हो रही है बेटा, ये क्या हो रही है, ये हो रहा है इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। अब यहां से देखो कि कुछ जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। कुछ पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से फिर ये जितनी भी लाइट रेज हैं, फिर यहां से ये जितनी भी हमारी लाइट रेज हैं जो इंटरैक्ट कर रही हैं, सिमिलरली यहां से ये जितनी भी लाइट रेज हैं जो इंटरैक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्या बनता है भाई, एक पैटर्न देखने को, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से हमारा क्या निकलेगा भाई, लाइट रेज निकलेंगी। और फिर एक स्क्रीन जब हम देखते हैं तो वहां पर लाइट और डार्क बैंड्स हमको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमा और मिनिमम देखने को मिलेंगे। आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाला, ये जस्टिफाइड था वेव नेचर से। ठीक है, क्या डिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो वो ऑब्स्टैकल अगर उसके रास्ते में आता है तो भाई वो बेंड कर जाती है, ये डिफ्रैक्शन है।
दूसरा इंटरफेरेंस, क्या कि फर्दर अगर हमने देखा कि दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं एक दूसरे का रास्ता, इंटरफेयर कर रही हैं एक दूसरे के पाथ में, राइट, दिख रहा है हमें, ओवरलैप कर रही हैं, तो ये जो इंटरफेरेंस है इसका सम टोटल जहां जहां पर ये इंटरफेयर कर रही हैं, या वी कैन से जहां जहां पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है एक वेव की दूसरी वेव में, इसी तरह से समझो, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहां पर वो एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं, उनका जब हम सम निकालते हैं तो भाई हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन पर, जहां जहां पर हमें लाइक डार्क और लाइट बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट समझो। तो ये चीज किससे जस्टिफाइड थी भाई? ये वेव नेचर से जस्टिफाइड थी, लेकिन पार्टिकल नेचर से लाइक मतलब कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से जस्टिफाइड, वेव नेचर से जस्टिफाइड नहीं थी, उसके लिए फिर डेवलप हुआ था पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल। ठीक है, इतना समझो। चलो फिर however following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics। फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो क्लासिकल फिजिक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ना वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई और ना ही क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर पाई। क्या थे कि नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी। अब भाई हॉट बॉडी रेडिएशंस तो एमिट करती है, और वो रेडिएशंस हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लेकिन सिंस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, बट फिर हम क्या जस्टिफाई नहीं कर पाए? उनका नेचर ऑफ एमिशन हम जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज वाज नॉट जस्टिफाइड बाय वेव थ्योरी। सेकेंड चीज, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर ही आएंगे, फिर हम उनसे कंक्लूजन निकालेंगे। पहला क्या है? पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुल मिला के बात केवल कितनी ध्यान में रखनी है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमें कैसे पता चलने वाला है भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। मतलब चीज धीरे धीरे डेवलप होगी ना, तो ये उसकी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ एमिशन, कोई भी अगर बॉडी को हमने हीट किया है या किसी भी तरह से, देखो नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, हॉट बॉडी मतलब हीटेड है ना वो, तो जब भी अगर हॉट बॉडी का नेचर हम लाइक उसके रेडिएशंस का नेचर स्टडी कर रहे हैं, तो वो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है अगर वेव थ्योरी के थ्रू स्टडी करें तो। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि सही नहीं जा रहा है, इसीलिए फिर आगे ये स्टडीज हुई। तो कुल मिलाकर अभी क्या पढ़ना है हमें? कुल मिलाकर हमें देखना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। क्या देखना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, जो ब्लैक बॉडी होती है ना, वो क्या होती है वो समझेंगे। सी दीज फिनोमिना, ये जो फिनोमिना थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या इंडिकेट कर रहे थे? दैट सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। यहां से देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहां पर नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें वेव थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पाई थी। बार बार बेटा इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनास थे कौन कौन सा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से फिनोमिनास? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहे थे कि सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। ये जो क्वांटम वर्ड है ना, क्वांटा, इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट पैकेट्स। बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी बस पेशेंस रखो थोड़ी सी। ये इसका कंक्लूजन बताया है कि एनर्जी जो है वो कुछ स्मॉल पैकेट्स या अमाउंट्स में ही ली जा सकती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ लोगे तब इस स्टेटमेंट पे आना बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ सिंस इट इज देयर तो मैंने इंक्लूड करी है
क्या है इसमें, ये फिनोमेना क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी है वो केवल हम डिस्क्रीट अमाउंट्स में ले सकते हैं। अब देखो यहीं से सीखना चालू कर दो, क्या कि एनर्जी को क्या बोल दिया भाई, अभी एनर्जी कैसे आ रही थी, वेव्स के फॉर्म में। अभी एनर्जी कैसे आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी, राइट, एनर्जी रेडिएशन है। सिमिलरली यहां पर अब क्या बोल दिया है, पार्टिकल नेचर की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना, तो बोल दिया कि डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी जो है वो केवल एब्जॉर्ब या एमिट हो सकती है। सी फिर से पढ़ो, ये जो फिनोमेना है ये क्या इंडिकेट करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये फिनोमेना क्या इंडिकेट करते हैं कि सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। डिस्क्रीट का मतलब सबसे पहले समझेंगे, डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। तो अगर अब आप सोचो हम जा रहे हैं पार्टिकल नेचर की तरफ, तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं ना, जुड़े हुए तो नहीं होते वेव की तरह ऐसे, है ना, लाइक कैसे होते हैं पार्टिकल्स, जल्दी से बता दो। वेव हमने वेव कुछ इस तरह से देखी थी, पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई, लाइक दिस। पार्टिकल्स तो यही होते हैं, मेरी समझ में तो यही होता है ना। तो ये क्या है भाई, सेपरेट है ना, अलग अलग है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, पार्टिकल नेचर की तरफ हम जा रहे हैं। कैसे बोला कि जो एनर्जी है वो क्या है, एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में। किस फॉर्मेट में, सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में या छोटे छोटे पैकेट्स में, सिर्फ ऐसा समझो। पार्टिकल सामने दिख रहा है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, सेपरेट। तो ये एनर्जी का एक वेव फॉर्म हो गया और एक पार्टिकल फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। तो यहां से क्या समझेंगे, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। सारी एनर्जी, या देखो एनर्जी की एक वैल्यू होगी जब हम पढ़ेंगे आगे, जिसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम ये वाली जो पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज हैं इनको देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपका बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है। अब हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये तो पता है हमें, कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। जैसे कोई भी लाइक आयरन रॉड ही आप ले लो, उसको हीट करते जाओगे वो कुछ टाइम में रेड हो जाएगा। वो रेड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है, ठीक है। तो at high temperatures an appreciable proportion of radiation in the visible region of the spectrum is observed। बहुत ज्यादा अब अगर हम उस आयरन रॉड को हीट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, रेड हो जाता है और वो रेडिएशन हमें दिखने लगता है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि विजिबल रीजन था, बीच में एक बहुत ही लंबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ठीक है। बहुत ही लंबा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, गामा रेज से स्टार्ट हो रहा था, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट इज नथिंग बट, विजिबल लाइट में भी क्या देखा था, विबग्योर, है ना। तो उसमें था ना रेड कलर, तो रेड कलर भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हुआ, ठीक है। तो जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते जा रहे थे, क्या बोला है, एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन। जैसे जैसे हम हीट करते जाते हैं वैसे वैसे जो रेडिएशन होता जाता है एमिट, वो हमें दिखने लगता है। लेकिन कौन सा वाला दिखेगा, जो सिर्फ विजिबल रीजन में है, ठीक है। देखो, as the temperature is raised, a higher proportion of short wavelength is generated। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ घटती जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन वेवलेंथ कौन सी दिख रही है, कम वेवलेंथ दिख रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड, एक आयरन रॉड को जब आप हीट करते हो तो इनिशियली वो डल रेड हो जाता है। अब वो हीट किया है भाई, कोई भी बेटा, कोई भी ऐसा, जैसे मान लो ये आयरन है ना, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट दी है बिकॉज सिंस हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोई भी हॉट बॉडी रेडिएशन एमिट करती है ना, तो यहां पर जो रेडिएशंस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकल रहे हैं वो है विजिबल लाइट के रेडिएशंस, और वो हमें दिख रहे हैं किसमें,
वो हमें किस में दिख रहे हैं, जल्दी से बता दो, रेड कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। मान लो ये वाला सेक्शन हमने लाइक यहाँ पर इस सेक्शन को हमने हीट करा था, तो हीटेड बॉडी या फिर कोई भी ऐसी हॉट बॉडी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को हीट किया है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कभी इस फॉर्मेट में देखा नहीं है पहले, तो थोड़ा सा रजिस्टर करने में टाइम लगेगा। अब अगर मैं बोलूं इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन मैं बोल रही हूं कि रेड कलर दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो विजिबल रीजन का सेक्शन है वो वाली वेवलेंथ यहां पर हमें दिख पा रही है। हाई टेम्परेचर पे क्या किया, हीट किया, तो देखा कि आयरन रॉड क्योंकि वो हॉट हो चुका है इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज कर रहा है या रेडिएट आउट कर रहा है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन से हैं, विजिबल लाइट के रीजन में, विजिबल लाइट के रीजन में, ठीक है। अब देखो यहां से, एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। धीरे धीरे वो डल रेड से ज्यादा रेड होता जाता है। उसके बाद एज दिस इज हीटेड फर्दर रेडिएशन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। फिर जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले तो तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लो एक बार, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, फिर ये है विजिबल, ठीक है, फिर है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये जो विजिबल है इसमें क्या है बेटा, VIBGYOR, ठीक है। अभी हमें कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है रेड, या अभी हमें टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कौन सा कलर दिख रहा है, इनिशियली रेड दिख रहा है। आयरन रॉड हमारा रेड है, फिर वो चला जाता है ब्लू की तरफ, और मैंने क्या बताया था, ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो मतलब इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज कर रही है, मतलब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू से, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है ब्लू से, राइट। तो अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू से, लेकिन यहां पर क्या बोला है, यहां पर आपसे स्टेटमेंट क्या बोली है भाई, वेट अ मिनट, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज जनरेटेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। देखो यहां पर टेम्परेचर हमने बढ़ाया और फिर हमें ब्लू वाली लाइट दिखी, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है रेड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पर फिर से देखेंगे, वेट अ मिनट, यहां पर देखेंगे फिर से, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। पहले तो वो डल रेड हो जाता है, फिर ब्राइट रेड हो जाता है, एंड देन फिर फाइनली जैसे ही हमने ज्यादा उसको हीट किया, रेडिएशन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। रीजन पता चल गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया इसीलिए अब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहे हैं, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इसीलिए आयरन रॉड अब ब्लू दिखने लगा है, ठीक है। चलिए, दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर। मतलब हर रेडिएशन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, सीधी बात यहां से ये निकल कर आती है। ब्लू का अलग टेम्परेचर, रेड का अलग टेम्परेचर, हर रेडिएशन का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तभी अलग अलग टेम्परेचर पर ये कलर चेंज हमको दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई और वेवलेंथ दिख रही है, टेम्परेचर घटाने पर कोई और वेवलेंथ दिख रही है, और हर वेवलेंथ या हर कलर ऑफ लाइट जो देखने को हमें मिल रहा है उसकी वेवलेंथ तो अलग अलग है ना यार, तो वो वेवलेंथ अलग अलग क्यों है, कहीं ना कहीं वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए, दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। क्या मतलब है कि जो अलग अलग वेवलेंथ्स हॉट बॉडी एमिट कर रही है, एक हॉट बॉडी अलग अलग रेडिएशन एमिट करती है, राइट। तो ये जो वेवलेंथ्स हैं
ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। फिर से दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब by late 1850 it was known that objects made of different material are kept at different temperatures emit different amount of radiation। 1850 तक ये चीज पता चल गई थी कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, objects made of different material kept at different temperatures emit different amount of radiation, ठीक है। चलिए, also when the surface of an object is irradiated with light, light से irradiate कर रहे हैं मतलब light एक electromagnetic radiation है ना, electromagnetic spectrum में भाई light क्या है, electromagnetic radiation है, ये रही विजिबल लाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो क्या बोला कि when the surface of an object is irradiated with light, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो अ पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज जनरली रिफ्लेक्टेड, कुछ ये जो लाइट एनर्जी है ये तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एंड अ पार्ट इज एब्जॉर्ब, फर्दर मोर अ पार्ट इज ट्रांसमिटेड, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। क्या इंसिडेंट हुई लाइट, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब ऐसा होता क्यों है, रीजन फॉर इनकम्प्लीट ऑब्जॉर्प्शन, पूरी एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती है यार, ये आई थी, इंसिडेंट आई थी तो अब्सॉर्ब पूरी हो जाती ना, रिफ्लेक्ट क्यों हुई कुछ हद तक, समझते हैं। इट इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स एज अ रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। देखो यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ब्लैक बॉडी का, कि जो एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है वो कुछ हद तक ही रेडिएशन जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है वो अब्सॉर्ब करेगा, सारी फ्रीक्वेंसीज या सारे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब नहीं करेगा। मामूली सा जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने उस पर इंसिडेंट करवाया है तो पूरा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पूरा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, केवल कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। An ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies uniformly is called a black body। लेकिन ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है भाई, जो एक ऐसी बॉडी जिस पर हमने जितने रेडिएशंस इंसिडेंट करवाए हैं वो उतने एब्जॉर्ब कर ले और एमिट कुछ भी ना करे, या फिर इक्वल अमाउंट एमिट कर दे। क्या बोला है, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एमिशन भी हो रहा है ऑफ ऑल द रेडिएशंस, ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यूनिफॉर्मली, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी या जिस भी वेवलेंथ के रेडिएशंस इस हॉट बॉडी पर इंसिडेंट करवाए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है, पूरे के पूरे एमिट भी कर दे रहा है। ऐसा कोई मटेरियल या इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, and the radiation emitted by such a body is called as black body radiation। और जो black body इस radiation emit करती है यूनिफॉर्मली हर फ्रीक्वेंसी का, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए, बाकी अब अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है ब्लैक बॉडी की, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी इसमें आ रही है उतनी ही वो एमिट कर दे रहा है, एब्जॉर्ब करके एमिट कर दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट अब्सॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। वही बात, जितनी सराउंडिंग से एब्सॉर्ब कर रहा है उतनी ही एमिट भी कर दे रहा है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स मतलब क्या है भाई, जितनी एब्सॉर्ब हो रही है उतनी सराउंडिंग्स में वापस दे रहा है, तो सराउंडिंग्स का कुछ हीट लॉस हुआ क्या, नहीं। इक्विलिब्रियम तो वही है ना, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। अगर हाँ सराउंडिंग्स से हीट आती, ये अब्सॉर्ब करता और एमिट नहीं करता, तो फिर जरूर इम्बैलेंस हो जाता, ठीक है। सराउंडिंग्स में फिर हीट एनर्जी का कंटेंट कम हो जाता तो इम्बैलेंस हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ब्लैक बॉडी जितनी सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रही है उतनी दे भी दे रही है, तो इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। अगली चीज क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है।
चलिए एट अ गिवन टेम्परेचर, अब कैसे, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो एमिट हो रहा है फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, वो किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये बोला जा रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट या ब्लैक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, तो एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस, एक लेवल तक तो वो इंक्रीज होता जाएगा, रीचेस अ मैक्सिमम, मैक्सिमम रीच करेगा और फिर धीरे धीरे घटता जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होगा, ये मैक्सिमा रीच हो गया और फिर चीजें बढ़ने लगी, पहले धीरे धीरे बढ़ा जो एमिट हो रहा है, मैक्सिमम रीच हुआ और फिर घटने लगा, देन starts decreasing with further increase in wavelength। चलो अब यहां से हमें करेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। देखो क्या देखा यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, मतलब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में अब हम रिलेशन देखेंगे। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, यहां पर अगर हम इंटेंसिटी लेते हैं और यहां पर वेवलेंथ लेते हैं, तो क्या बोला है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर, मतलब एक ही सिंगल टेम्परेचर पर ये चीज ऑब्जर्व हो रही है, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। जैसे जैसे हमने वेवलेंथ बढ़ाई वैसे वैसे क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ी, एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो देखो वही चीज बिल्कुल यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है एट अ गिवन टेम्परेचर और फिर घटती जा रही है। क्लियर है ये चीज, चलिए ठीक है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ की तरफ जाता रहता है। चलिए ओके, यहां पर एक बहुत ज्यादा क्लियर ऑब्जर्वेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहां देखो क्या बोला है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, उन्होंने बोल दिया है कि टेम्परेचर जो T1 है वो छोटा है या वो कम है टेम्परेचर T2 से, मतलब T2 ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन आप इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखो कहां पर है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ है। ये मान लो 500 नैनोमीटर, अगर ये 500 है, 1000, 1500, 2000, 2500 है ना, तो यहां से बहुत ही क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिल रही है कि अगर टेम्परेचर T1 है और T2, इन दोनों के बीच में कंपेयर करें कि ये हायर टेम्परेचर है, अब ये हायर टेम्परेचर है बेटा, तो यहां पर वेवलेंथ कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा ना मैक्सिमा, तो बिल्कुल वही हो रहा है। देखो T2 के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है भाई वो कम है 500 नैनोमीटर्स। सिमिलरली T1 से कंपेयर करें तो T1 अगर 1500 पे है तो T2 कहां है भाई, समवॉट इन बिटवीन। अब मान लो 750, यार लोग 750 मान लो, चलो इसको, ठीक है, थोड़ा सा वो डायरेक्ट स्ट्रेट आने में देखते हैं कहाँ जा रहा है, मैक्सिमा को लेकर आ रहे हैं, हाँ ठीक है 750 मान लो। क्लियर है ये चीज, मतलब वेवलेंथ कम है ना कंपैरेटिवली। T1 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर 1500 नैनोमीटर आ रही है तो T2 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 750 नैनोमीटर्स आ रही है, जिससे ये चीज बहुत आराम से जस्टिफाई हो रही है कि जो मैक्सिमा है कर्व का, ये जो हमारे कर्व है इनका जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा मतलब ये पीक, ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, यहां से एक वीज लॉ भी निकल कर आता है, आप आगे पढ़ोगे प्रोबेबली फिजिक्स में देखोगे, ठीक है। चलिए ओके, अब several attempts were made to predict the intensity of radiation as a function of wavelength। अब देखो यहां पर सिर्फ हमने टेम्परेचर के केस में बात करी थी, टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात करी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ हमें क्या होती जाती है, कम कम मिलती जाती है। अब यहां क्या बोला जा रहा है, बहुत सारी कोशिशें की गई कि इंटेंसिटी और रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ को कुछ ना कुछ रिलेट किया जाए। बोला है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। रिलेट करने के लिए काफी सारे अटेम्प्ट्स
but the result of above experiment could not explain satisfactorily on the basis of wave theory। मतलब ये जो रिजल्ट है ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई थी, ये चीज जो हमने देखी थी ये वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ठीक है, अब देखो फिर आए एक साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, और इन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया या अजम्पशन दिया कि absorption and emission of radiation arises from oscillator that is atoms in the wall of black body। जो black body है भाई उसमें भी तो कुछ constituent particles होंगे, सही बात है, मैटर है black body, तो उसके जो atoms और molecules हैं वो किस इंटेंसिटी से वाइब्रेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या बोला? absorption and emission of a radiation arises from oscillator। oscillation किसका? atoms in the walls of black body। मतलब जैसे ही ब्लैक बॉडी पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ये ब्लैक बॉडी है, ये इसके एटम्स है ना, कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ये ब्लैक बॉडी के एटम्स हैं, तो इंसिडेंट हुआ है मतलब फिर ये वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगेंगे ना भाई। कोई भी लाइट एनर्जी आ रही है तो वो ट्रांसफर तो होगी, ये चीज हम कब देखेंगे? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन अभी से आप समझ लो कि लाइट एनर्जी आई है, इसकी पर्टिकुलर कुछ एनर्जी तो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी है भाई वो एटम्स को मिलेगी। एटम्स क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन ओनली। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अराइजेस फ्रॉम द ऑसिलेशन दैट इज एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी जो प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे, frequency of oscillation is changed by interaction with the oscillators of electromagnetic radiation। क्या है? The frequency of oscillation is changed by the interaction with oscillators of electromagnetic radiation। मतलब जैसे ही electromagnetic radiation आता है चेंज हो जाता है, मतलब किस तरह से, किस एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन का यहीं से निकल कर आता है। क्या बोला मैंने? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन का यहीं से निकल कर आता है। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या अज्यूम किया? दैट रेडिएशन कुड बी सबडिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। वेव ना मानकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव ना मानकर क्या मान लिया भाई? डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। वेव तो था ही, ठीक है, वो जस्टिफाइड था, लेकिन एक और डिस्कवरी हुई कि प्लैंक ने बोल दिया भाई एनर्जी को कैसा मान लिया? डिस्क्रीट चंक्स। चंक्स सोयाबीन चंक्स, याद करो सोयाबीन चंक्स होते हैं, कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पैकेट्स मान लिए कि एनर्जी के जो होते हैं वो भाई छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव फॉर्म में तो है, साथ ही साथ उसका दूसरे केसेस में इस तरह का पार्टिकल फॉर्म भी है या फिर चंक्स का फॉर्म भी है, डिस्क्रीट फॉर्म भी है। ओके, he suggested that atoms and molecules could emit or absorb only in discrete quantities and not in continuous manner। अब वेव तो कंटिन्यूस है, लेकिन जब बोल दिया जा रहा है कि डिस्क्रीट फॉर्म में मैटर जो है वो रेडिएशंस किस तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, तब फिर कुछ चीजें निकल कर आई। और देखो, he gave the name quantum to the smallest quantity of energy। मतलब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स है, डिस्क्रीट चंक्स है। ये भाई हमारे सोयाबीन है, सोयाबीन जैसे पार्टिकल वाइज दिख रही है वैसे ये भी दिख रही है। तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज क्वांटा, smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। ये वो सबसे छोटा होता है ना, वो होता है ना कि smallest unit of what is it called? अरे भाई स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। वैसे ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ एनर्जी था जिसको हमने क्या बोल दिया? क्वांटा। क्लियर है? चलिए, एनर्जी ऑफ अ क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू h न्यू। देखो ये रिलेशन कैसे आया? फिर बोला
कि ये जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये चीज निकल कर आई, ठीक है। और फिर जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो इक्वल टू आ जाता है, और लाइक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो इक्वल टू आ जाता है, और एक कांस्टेंट आ जाता है जो है h यहाँ पर, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर E बेटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, ये है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। व्हाट इज इट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। कितनी है वैल्यू, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ H। न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लर्न कर लेंगे यहीं पर, क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। सही है, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो यहां से एक जो रिलेशन निकल कर आया E इज इक्वल टू एच न्यू, इस पर जरा रुक कर बात कर लेते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच न्यू है। अब ये जो न्यू है भाई, इसको हम कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिखते थे, है ना, जो रिलेशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी के बीच में। तो ये रिलेशन अब हमारा फर्दर क्या बन जाता है, ये रिलेशन हमारा बन जाता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, मतलब वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन निकल कर आ गया। ये रिलेशंस दोनों बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होंगे अगर आपका न्यूमेरिकल आता है इस पार्ट से, तो प्लैंक्स से अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो वो इन्हीं पर्टिकुलर इक्वेशंस पर बेस्ड होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, ओके, अब with this theory Planck was able to explain the distribution of intensities in the radiation of from black body as a function of frequency या wavelength at different temperature। फिर इससे इन्होंने क्या बता दिया, रिलेशन क्या बता दिया भाई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर या फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ हमें सामने दिख गया, ठीक है, प्लैंक ने इसके हिसाब से बता दिया। चलो, क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। अच्छा, अब क्यों बोला था कि जो एनर्जी है वो केवल डिस्क्रीट पैकेट्स में हम उसको अब कंसिडर कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए ये लो आपके सामने एग्जाम्पल, क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। क्या, अ पर्सन कैन स्टैंड ओनली ऑन एनी वन स्टेप, any step of a staircase, but it is not possible for him her to stand in between the two steps। मतलब आप मान लो ये हमारा staircase है, यहां पर खड़े हो सकते हो, यहां पर खड़े हो सकते हो, क्या यहां पर खड़े हो सकते हो, स्पाइडरमैन हो क्या, अगर स्पाइडरमैन हो तो फिर आपके लिए सारे लॉज डिफाई हो जाएंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री के, ठीक है। अगर नहीं तो फिर भाई नॉर्मल इंसान हो तो इन्हीं स्टेयर केसेस पर खड़े हो सकते हो, यहाँ इस पोर्शन पर तो हम नहीं खड़े हो सकते और हम छिपकली भी नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वांटाइजेशन को किससे कंपेयर किया है, बाय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, और अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन any one step of the staircase but it is not possible for him her to stand in between। दो स्टेप्स के बीच में नहीं खड़ा हो पाएगा, किस या तो यहाँ खड़ा हो सकता है या यहाँ खड़ा हो सकता है या यहाँ खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इससे कंपेयर किया है और बोला है कि एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज। जैसे हम किसी एक स्टेयरकेस पर ही खड़े हो सकते हैं, ऐसे जो एनर्जी है वो केवल कोई एक ही वैल्यू का फॉर्म ले सकती है, और ये जो एनर्जी होती है या ये जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं ये इस पर्टिकुलर सेट में होती हैं, मतलब या तो जीरो, वेट अ मिनट,
ठीक है, या तो ग्राउंड जीरो, ठीक है, या फिर एच न्यू फर्स्ट लेवल, या 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू एंड NH न्यू, NH न्यू, ठीक है। क्या बोला है? एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग साइड बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यूज बिटवीन, मतलब फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज हम नहीं देख पाएंगे, होल नंबर वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो एक कंक्लूजन क्या ले सकते हो? E इज इक्वल टू NH न्यू, जहां पर n क्या है? n इज इक्वल टू आइदर 0 या 1 या 2 या 3 या 4, मतलब एनर्जी के जो डिस्क्रीट पैकेट्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी या फिर वो जो एब्जॉर्ब या एमिट हो पाएंगे वो केवल इन्हीं वैल्यूज में हो पाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू नहीं है, ठीक है। या तो जीरो एनर्जी या फिर h न्यू का मैग्नीट्यूड 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? चलो दोबारा पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, मतलब एक स्टेयरकेस पर, केवल एक स्टेयरकेस पर खड़ा होना पॉसिबल है, बीच में आप खड़े नहीं हो सकते। तो एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज, या तो फिर वो जीरो हो, या तो h न्यू, या 2h न्यू, या 3h न्यू एंड सो ऑन। ओके, मतलब with this theory Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body, साथ ही साथ क्या चीज बताई थी? रिलेशन उसका किसके साथ में? वेवलेंथ के साथ में या फ्रीक्वेंसी के साथ में। चलो ठीक है, तो यहां से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जो हमारी एनर्जी है भाई वो डिस्क्रीट पैकेट्स में हमें देखने को मिलती है और यहाँ से डिस्कवर होता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये चीज एक और एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई हो जाएगी जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हैं कंक्लूसिवली क्या बता देती हैं भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी है। फिर कंक्लूजन निकल कर आता है कि कुछ केसेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव फॉर्म में रहता है और कुछ में कैसे रहता है भाई? पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है। यहां तक चलिए ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अटेम्प्ट, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन। रेशियो आपसे पूछिए एनर्जी की, है ना। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन है, सबसे पहली चीज तो हमें ये दिख रही है। एनर्जी और वेवलेंथ का रेडिएशन क्या देखा है हमने? E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, यही देखा है। अब ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी, स्पीड ऑफ लाइट भी वही रहेगी, प्लैंक्स कांस्टेंट भी वही रहेगा। मतलब अगर इसको E को मैंने कैसे ले लिया कि एनर्जी का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो इनवर्स रिलेशन है भाई, ठीक है। तो मतलब E1 अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये रहेगी लैम्डा 1। सिमिलरली E2 अगर है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या रहेगी भाई? लैम्डा 2। ये आ गया रिलेशन, बिल्कुल फॉर्मूला में पुट कर दो। हमसे रेशियो पूछा है एनर्जी का, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 कितना है? वो नीचे आएगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो लैम्डा 1 कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम, हाँ 2000 एंगस्ट्रॉम। इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये है। E1 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 2000 आएगी, E2 के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 4000, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? E1 बाय E2, रेशियो कितनी आ गई? 2:1 या 2/1 या सिंपली 2। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इजी, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन हमने अप्लाई कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। A certain radio station broadcast on a frequency of 980 kilohertz. फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 980 किलोहर्ट्ज है। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 1000 करके, ठीक है। वेवलेंथ पूछी है हमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमसे पूछी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन।
व्हाट इज द वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें, तो देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना, यही होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यही होता है ना। तो यहां से अब लैम्डा की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, लैम्डा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन न्यू नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 98 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 4, 98 इंटू 10 टू द पावर 4 ले लिया मैंने, 3 और एक 4, ठीक है। चलिए तो यहां से ये क्या निकल कर आता है, ऊपर जाएगा माइनस, पावर में 4 हो जाएगा, इंटू 3 बाय 3 लाइक 3 डिवाइडेड बाय 98। इसको सॉल्व करते हैं जरा, 3 डिवाइडेड बाय 98 हमें क्या दे रहा है, 0.03 है ना, 0.03 हमें दे रहा है, और इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको 036 आप ले लो, क्योंकि आगे की वैल्यूज हमें गिवन है इस तरह से। चलिए अब जब इसको हम नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में करेंगे, वेट अ मिनट, 0.0306, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फिर से लिखने दो, 0.0306 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच 4 आएगा, है ना। चलिए अब इसको ज़रा रिजॉल्व करेंगे एज पर द क्वेश्चन। तो 1 2 यहाँ पर 2 प्लेसेस गए तो कितना हो जाएगा, 3.06 इंटू 10 टू दी पावर 2, है ना। और फर्दर रिजॉल्व किया, लेकिन पावर्स में हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो हो जाएगा 306 मीटर्स। ओके चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 25 है, E2 है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2। ओरल आंसर फटाक से, क्यों भाई, एनर्जी की रेशो क्या आ रही है, E1 बाई E2 आ रही है कितनी, 25 2 50, 1/2। तो वेवलेंथ का तो जस्ट उल्टा आएगा ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, तो कितना आएगा 2/1, ठीक है। E1 बाई E2 अगर 1/2 है, क्लियर है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप चाहे ऐसे लिख लो, ये λ1 हो जाएगा, ये λ2 हो जाएगा, तो λ1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ λ2। E1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1, E2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी 2 रेशो, ठीक है। अब इसी को इक्वल टू क्या लिख लिया, λ1 एंड λ2, λ1 इज इक्वल टू 2λ2, which one, this one, λ1 is equal to twice of λ2। ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ्स, ठीक है। चलिए अगला, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर्स। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी दी गई है, बट देन अगेन बाय डिफॉल्ट ये चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में दी जाती हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही, और कुछ भी एक्सेस करना है आपको पता है, magnetbrains.com पर सीधे चले जाओ, अपना कोर्स ऑप्ट कर लो, और सारा का सारा कंटेंट फ्री है ना। जो भी कोर्स है आपका पूरा, इट इज 100% फ्री, बी इट नीट या बोर्ड्स या कोई भी और दूसरा एग्जाम जैसे NTSC, ओलंपियाड, सभी कुछ 100% फ्री है। ये मैग्नेट ब्रेन्स पर हमें 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर मिल रहा है, क्लियर है। तो जो भी आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, जैसे नीट सिलेक्ट किया है, तो सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। वॉच नाउ पर टैप करके आप अपना सब्जेक्ट व्यू कर सकते हो। रही बात जो आपका फुल वीडियो कोर्स है, उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPP, सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारी चीजें इन अ सिंगल विंडो, है ना। तो वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो इस तरह से आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। सेकेंडली, अगर PDF डाउनलोड करना है DPP का, तो डाउनलोड नाउ पर टैप करोगे, डायरेक्ट वो बेटा डाउनलोड हो जाएगा, आपसे किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा। Why? Because it is a 100% free course available
ओनली एट मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। ठीक है, चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशन, और आपको जो होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले लेक्चर में।